हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन पढ़ा था। तो रिलेशन का ही एक स्पेशल केस होता है फंक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ ईच एलिमेंट इन ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। इसका मीनिंग है कि कोई रिलेशन जो किसी सेट ए से बी पर डिफाइन किया गया है उसे हम फंक्शन कहते हैं यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी में एक यूनिक इमेज होती है, जिसमें वर्ड ईच है, ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये वर्ड यूनिक। ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी में एक यूनिक इमेज होती है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक सेट ए लिया है, एक सेट बी लिया है। ए में 4 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है ए से बी पर। हमने ए को सी से रिलेट किया है, 1 को सी से, 2 को ए से, 3 को ए से और 4 को बी से। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। हमने कहा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। जैसे अगर हम देखें, ए का 1 भी एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, 2 भी एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, 3 भी एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और 4 भी। इसका अर्थ है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो हम इस रिलेशन को अगर एफ से डिनोट करें तो एफ एक फंक्शन हो गया। तो हम इसको, जो सेट ए होता है इसको हम कहते हैं डोमेन। जो सेट बी होता है इसको हम कहते हैं कोडोमेन। और बी में जो एलिमेंट्स ए के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं उन एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम कहते हैं रेंज। तो जो ये एलिमेंट ए बी सी हैं इनको बोलते हैं इमेज। 1 की इमेज सी है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज ए है, 4 की इमेज बी है। तो रेंज का सेट ए बी सी हो गया, क्योंकि 3 ही एलिमेंट इमेज बन रहे हैं। अब इनको लिखते कैसे हैं? हम इनको लिखने का तरीका होता है इमेज ऑफ 1 अंडर एफ इज सी, इमेज ऑफ 2 इज ए, इमेज ऑफ 3 इज ए, इमेज ऑफ 4 इज बी। और जब सेट को लिखते हैं तो सेट को इस तरह से लिखते हैं एफ ए टू बी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। इसी तरह से हमने 2 सेट लिए हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। हमने 1 को ए से ज्वाइन कराया है, 2 को सी से और 3 को बी से। तो ये एक रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर हम देखें, इसमें एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या होता है ईच एलिमेंट इन ए। तो ए में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो जी एक फंक्शन नहीं होगा।
एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। डेफिनेशन में हम कहते हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा रहे। तो अगर हम देखें 1 भी जुड़ा हुआ है, 2 भी जुड़ा हुआ है, 3 भी जुड़ा हुआ है, लेकिन 4 एक एलिमेंट ऐसा है जो बी के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा है, या यूं कहें कि 4 की कोई इमेज नहीं है, तो जी एक फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे हमने कहा है कि यहाँ पे इसके लिए अगर देखें, हमने कहा है 1 की इमेज सी है, तो अगर इसको इधर से पढ़े हम कहते हैं कि सी की प्री इमेज 1 है। इधर तो ये इमेज होती है, इधर होती है प्री इमेज। ए की प्री इमेज 2 है, ए की प्री इमेज 3 है, बी की प्री इमेज 4 है। तो इस तरह से हम इनको इमेज बोलते हैं और उनको प्री इमेज बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। देखिए, हमने ये 2 सेट लिए हैं और भी, तो 1 को हमने ए से ज्वाइन किया है, 2 को ए से ज्वाइन किया है, 3 को ए से ज्वाइन किया है और 4 को भी ए से ज्वाइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये एक फंक्शन होगा। तो अगर हम देखें तो 1 की इमेज क्या हो गई, ए, 2 की इमेज ए, 3 की इमेज ए, 4 की इमेज ए, तो सभी एलिमेंट्स की इमेज ए है, तो ये एक फंक्शन है। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है सेट ऑफ इमेजेस, जो भी इमेज आती हैं उन सबका कलेक्शन। यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, तो रेंज क्या हो जाएगी, सिंगलटन सेट ए, तो इसके लिए रेंज हो गई। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने एक सेट ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ए में हमने 1 2 3 4 लिए हैं, बी में हमने ए बी सी लिए हैं। तो हमने 1 को ए से ज्वाइन कराया है, 1 को बी से ज्वाइन कराया है, 2 को सी से और 4 को, और 3 को भी सी से और 4 को बी से। तो ये एक रिलेशन है। अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। तो अगर हम देखें कि 1 की इमेज क्या है, ए है, तो इमेज ऑफ 1 अंडर एफ अंडर जी इज ए। इमेज ऑफ 1 इज बी आल्सो, तो 1 की इमेज बी भी है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज बी। तो अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी में यूनिक इमेज हो। तो अगर हम देखें 1 ए का एलिमेंट है, 1 की इमेज ए भी है और 1 की इमेज बी भी है। एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही हैं, जबकि हम कहते हैं कि डोमेन के एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। ये तो यूनिक नहीं है, इट मीन्स जी इज नॉट अ फंक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। हमने इनको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। देखें, R1 है, ये हमने रिलेशन लिया है, ए पर डिफाइन किया हमने रिलेशन, तो 1 2 2 1 3 2 2 2। तो हम चेक करेंगे ये फंक्शन है या नहीं है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ए होगा और कोडोमेन भी ए होगा। अब देखें 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 2 है। तो ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 की इमेज 1 भी आ रही है और 2 की इमेज 2 भी आ रही है। एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल रही हैं, जबकि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो ये एक फंक्शन नहीं है। अब R2 देखते हैं, 1 1 2 2 और 3 3। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। तो प्रत्येक एलिमेंट की एक कोई इमेज है और वो यूनिक है।
तो ये एक फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों? हम कहते हैं ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, तो डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी से जुड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक एलिमेंट 1 ऐसा है जो किसी से नहीं जुड़ा है, तो 1 की कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 की इमेज 2 की इमेज 3 के तीनों यूनिक है और तीनों की इमेज मिल रही है। तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन होगा या नहीं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर हमने रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिया है, तो दो रिलेशन डिफाइन लिए हमने, एक R1 जो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है और एक R2 जो इंटीजर्स पर डिफाइंड है। तो R1 को हमने डिफाइन किया है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू a माइनस 1, और R2 लिया है कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमें चेक करना है कि इनमें कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जब भी रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होते हैं तो हम उनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखें, अगर हम जैसे नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हम पुट करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर a को 1 पुट कर देता हूँ तो 1 माइनस 1 b की वैल्यू 0 हो जाएगी, जबकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हम a को 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 पुट करेंगे तो b 0 आ जाएगा जो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। तो हमें a की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 पुट करनी होगी। तो हम a को 2 से स्टार्ट करेंगे, a को हमने 2 पुट किया, b की वैल्यू 1 मिल गई, a को 3 पुट करेंगे, b 2 आ जाएगा, 4 3, तो इस तरह से ये सेट बन जाएगा। अब इसी तरह हम एक बार R2 को लिख लेते हैं। देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव नंबर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो अब x और y दोनों इंटीजर्स हैं, तो हमें x की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि x डोमेन का एलिमेंट है। तो x को जब हम कोई भी नंबर पुट करेंगे, जैसे इंटीजर रखना है हमें, तो इंटीजर का सेट क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं 0 और उन काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव। तो जैसे हमने -2 पुट किया x को, तो -2 स्क्वायर 4, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। x को हमने -1 पुट किया, y की वैल्यू +1 हो जाएगी। x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x को 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1, x को 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 4। तो इस तरह से इधर भी नेगेटिव वैल्यू होंगी और इधर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, तो इस तरह से ये सेट बन जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा। अब हम देखें, इसमें डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। अब हमने डोमेन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। तो जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 भी होता है नेचुरल नंबर में, लेकिन अगर सेट में देखें हम तो 1 की कोई इमेज नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं R2 की। R2 एक फंक्शन होगा क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज मिल रही है और वो यूनिक है, तो R2 फंक्शन हो जाएगा। और R2 की रेंज क्या होगी, तो अगर हम देखें, हमने जैसे कहा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, तो चूंकि इंटीजर्स हैं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे जो होल स्क्वायर की फॉर्म में होंगे।
0, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो ये रेंज आ जाएगी R2 की। अब बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज R और अ सबसेट ऑफ R, देन इट इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई फंक्शन है जिसकी रेंज R हो, R मीन्स रियल नंबर, या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, तब हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। रेंज का मतलब सेट ऑफ इमेजेस, जो इमेज बन रही है। रेंज क्या होती है? कोडोमेन का सबसेट होती है। तो जो कोडोमेन का सबसेट में जो रेंज आ रही है वो रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं। साथ ही या हम इंटरवल की बात करें, कोई भी इंटरवल क्या होता है? रियल नंबर का सबसेट होता है। या रियल नंबर हो तो कोई भी, जो इनमें से कोई भी सेट हो सकता है जो रेंज होगी। अब बात करते हैं रियल फंक्शन। अगर किसी फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर या उसके सबसेट्स बन जाते हैं, होते हैं, तो उसको बोलते हैं रियल फंक्शन। इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ a function are both R or a subset of R, then it is a real function। डोमेन भी और रेंज भी दोनों या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर के सबसेट्स हो, तब उसको हम रियल फंक्शन कहते हैं। तो हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है f(x = x² + 1 where x belongs to R। अब हमने देखो, जो रेंज आएगी वो fx होगी, fx का कलेक्शन। fx क्या होती है? इमेज ऑफ x। और जब इसको y बोल देते हैं, जब इसको ड्रॉ करना होता है अगर हम, क्योंकि fx को हम y एक्सिस के अलोंग लेते हैं, तो जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे कोई भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर में 1 ऐड करेंगे तो ये भी रियल नंबर आएगा। तो जो रेंज आएगी वो रियल नंबर का एक सबसेट होगी। और डोमेन हमने रियल नंबर लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये रियल फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया है fz = mod z, z बिलोंग्स टू C होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि ये रियल नंबर से बड़ा सेट होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और ये जो फंक्शन बनता है ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, क्योंकि mod z जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √(x² + y²), तो वो रियल नंबर ही आता है और z रियल नंबर नहीं है। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है लेकिन रियल फंक्शन नहीं है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रियल वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब एक एग्जांपल और दिया है हमने, f(x = x-1), तो ये भी एक रियल फंक्शन है, क्योंकि x हमने रियल नंबर दिया है, ये डोमेन है, और ये भी एक रियल नंबर आएगा, तो ये भी एक रियल फंक्शन है। तो अब समझते हैं सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि वह फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। तो इसको हम लिखते हैं f(x = k), where k belongs to R। k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो f(x) की वैल्यू यानी जो इमेज है वो हमेशा k रहती है। तो जैसे अगर हम x को कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो y की वैल्यू, इसको हम जैसे मैंने बताया था, इसको हम y लिख लेते हैं। तो जैसे x को हम कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे ये वैल्यू हमेशा k रहेगी, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो, ये हमने कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमने x एक्सिस लिया, ये हमने y एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया। तो इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव,
वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो के हमने कहा है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव के लिए ड्रॉ किया है क्योंकि अबोव एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, अब देख सकते हो ये किसी वैल्यू वाई इक्वल टू के से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन। तो ये वैल्यू एक्स हम कुछ भी पुट करें हमेशा के ही रहेगी, यानी फिक्स वैल्यू रहेगी। तो ये किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। यानी ये ध्यान रखना, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसमें एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहती है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इस फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, यानी जो भी एलिमेंट लेंगे, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जो भी एलिमेंट लेंगे उसकी इमेज वही आती है। तो इसको जैसे वैल्यू पुट करें, अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करें, -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गई? y इक्वल टू एफ एक्स होता है, y की वैल्यू हो गई -2। -1 पुट करेंगे तो -1 हो गई, 0 पुट करेंगे 0 हो गई, 1 पुट करेंगे 1 हो गई, 2 पुट करेंगे 2 हो गई। तो इस तरह से हम जो भी रियल नंबर पुट करेंगे उसकी इमेज वही मिल जाएगी। तो अगर हम पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरह से इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है जो ओरिजिन से पास होती है, बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल सेंटर से पास होती है। ये कहें कि यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, क्योंकि 90 होता है तो हाफ कितना होगा 45, तो बिल्कुल सेंटर से पास होती है स्ट्रेट लाइन। ये y इक्वल टू एक्स के लिए लाइन होती है। इस तरह अगर हम y इक्वल टू -x की कोई लाइन देखें तो वो बिल्कुल इसके इस तरह से आती है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ तो हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनोमियल फंक्शन। एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म a0 plus a1x plus a2x square to anx to the power n, where an is non-zero, x is n real number, n is non-negative integer। सॉरी ये n लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, n नेचुरल नंबर या जीरो भी इंक्लूड होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये पोलिनोमियल होता है, हमने 10th में पढ़ा है। तो कोई भी फंक्शन जो पोलिनोमियल की फॉर्म में होता है उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो अब उसका अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ फंक्शन पे डिपेंड करता है, फंक्शन की डिग्री क्या है, लीनियर है, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। जैसे अभी हमने 2 एग्जांपल पढ़े हैं, कांस्टेंट फंक्शन और लीनियर पोलिनोमियल के लिए आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल लिख सकते हैं उसको। तो दो ग्राफ हमें पता चल गए। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और लीनियर फंक्शन के लिए, लीनियर पोलिनोमियल के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जैसे अगर हम x की वैल्यू पुट करें, x को हमने -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो जब इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे, ये हमने पॉइंट्स ले लिए x और ये जरा y, क्योंकि y तो स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमने अबोव एक्स एक्सिस लिए हैं। तो अब जब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है? -2 + 4। तो -2 + 4
ये पॉइंट हो गया। सेकंड है -1 + 1, तो -1 + 1 ये पॉइंट हो गया। 0 0 ये पॉइंट हो गया। 1 1 ये पॉइंट और 2 2 4 ये पॉइंट। तो जब इनको रनिंग एंड से ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ आएगा। इस शेप को बोलते हैं पैराबोलिक। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन की जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोलिक होता है। अब बात करते हैं क्यूबिक फंक्शन की। एक एग्जांपल लिया हमने सिंपल y = x³। तो इसी तरह से जब पॉइंट पुट करेंगे -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो इसका जो ग्राफ आएगा देख सकते हैं कि x और y या तो दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं। तो देखें, अगर जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। तो जो ग्राफ आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। साथ में से 0 0 आ रहा है, तो 0 0 मतलब ओरिजिन से पास होगा। और वैल्यू ये तो डिक्रीज हो रही है नेगेटिव में और यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है। जो ग्राफ आएगा हम पॉइंट्स लिख के उनको ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वो ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल के फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन है उसका ग्राफ होता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरह से वीडियोज मिलती रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ द टाइप f(x)(gx) आर कॉल्ड रैशनल इफ gx इज नॉन जीरो। क्योंकि देखो, अगर ये जीरो हो गया तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो gx नॉन जीरो, इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन होता है उसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देते हैं y = 1/x where x belongs to r minus सिंगलटन सेट 0। ये जीरो रियल नंबर के सेट से हमने जीरो को हटा दिया है, क्योंकि अगर x को जीरो पुट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा जो कि डिफाइन नहीं होगा। तो रियल नंबर में से जीरो को हमने हटा दिया इस पॉइंट को। तो अब ये डोमेन हो गया इसका। तो अब हमें इसको ड्रॉ करना है, तो पॉइंट्स ले लेते हैं बिल्कुल। तो x को -2 पुट करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। -1 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे 1 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे 1/2। 3 पुट करेंगे 1/3। तो जब अब देख सकते हैं यहाँ भी या तो x नेगेटिव, x y दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं। तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो जो ग्राफ आएगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्योंकि इसमें 0 पॉइंट नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो अब जब हम पॉइंट्स को लेके इनको ज्वाइन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से ग्राफ आता है। तो ये हमारा रैशनल फंक्शन का ग्राफ है y = 1/x का। अब नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका एक नाम और होता है मॉडुलस फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं या फिर मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं y = mod x। ये मोड का सिंबल होता है वेयर mod x इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। तो कोई भी रियल नंबर है ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है जैसे अगर हमने x को -1 पुट किया तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी +1। -2 पुट किया उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी +2। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, 1 की 1। तो यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। हम x को सपोज हमने x को 1/2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। x को -1/2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी +1/2। तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए या तो इस तरह से
इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दें और इनको ज्वाइन कर दें, तो जो ग्राफ होता है वो इस तरह से आता है वी शेप। अब वो एक्स एक्सिस आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये वी शेप ग्राफ आता है मॉडुलस फंक्शन का। हमेशा किसी भी फॉर्म में मॉडुलस फंक्शन होगा उसका ग्राफ हमेशा वी शेप आएगा। अब इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इसको किस तरह से हम और ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं पहले। तो देखो हमने कहा है कि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव आती है। एक्स को हम पॉजिटिव लेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्स को नेगेटिव लेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जीरो पे जीरो होती है। तो जैसे अगर हमने एक्स को पॉजिटिव लिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने एक्स को 1 में पुट किया था तो एज इट इज वैल्यू 1 आ गई थी। तो अगर एक्स को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि जीरो पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो एज इट इज आ जाएगी। एक्स को हम पॉजिटिव लेंगे तो वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो y की वैल्यू x हो जाएगी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर x को नेगेटिव लेते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। जैसे हमने x को -2 लिया तो वैल्यू क्या आई, +2। अब ये माइनस है, माइनस का प्लस कैसे बनता है, अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर वैल्यू खुद में नेगेटिव है तो उसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ये +2 हो जाएगा। इसी तरह से -1 +1 हो जाएगा। तो अगर हम x को नेगेटिव लेते हैं तो वो पॉजिटिव कैसे होगी, अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। x क्या है, अपने आप में एक नेगेटिव नंबर है, तो जब उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है y इक्वल टू एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x फॉर x लेस देन 0। अब देखो y इक्वल टू एक्स लाइन ये होगी, y इक्वल टू -x लाइन ये होगी। अब ये लाइन हमें कब लेनी है, जब x की वैल्यू 0 या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू 0 या पॉजिटिव होती है, तो ये लाइन तो हमें तब लेनी है, ये हमें तब लेनी है जो x की वैल्यू नेगेटिव है इधर। तो इस तरह से ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है f(x) इक्वल टू ये ब्रैकेट ऑफ x, ये x में से इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। वेयर x बिलोंग्स टू r, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब चूंकि हमने इसका नाम जैसे है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आती है और जो ग्रेटेस्ट होता है। जैसे अगर हम सपोज x की वैल्यू -2 ले, तो -2 तो एक इंटीजर है, तो एज इट इज इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर -1.5 ले, अब देखो -1.5 क्या होता है, ये -2 और -1 के बीच में लाई करता है। अब जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं रियल लाइन पे, तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो जैसे हम लेफ्ट से चलेंगे नेगेटिव साइड से, तो -2 आएगा, फिर -1.5 आएगा, फिर -1 आएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे -2 की तरफ से चल रहे हैं तो -1.5 आ गया, लेकिन हम -1 तक नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम पहुंच रहे हैं वो -2 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल रहा है हमें, -2। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। -1 इंटीजर होता है तो उसकी वैल्यू -1 इंटीजर होता है तो वैल्यू -1 रहेगी। 0 इंटीजर होता है, 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। अब जैसे हमने दिया 1.2, 1.2 क्या होता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो 1 तो क्रॉस हो गया, 2 तक हम नहीं पहुंचे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या मिल रहा है, 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी तरह 1.5 देखें, 1.5 भी 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या मिल रही है 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह से 2.7, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है। इसका मीनिंग है कि जब भी x कोई इंटीजर होगा तो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। जब x 2 इंटीजर के बीच में लाई करेगा तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इसकी वैल्यू
वो इंटीजर आएगी। जैसे सपोज हमने लिया 7.05, तो 7.05 में ग्रेट इंटीजर क्या है 7, 7.5 लिया तब भी वैल्यू 7 ही आएगी, 7.99 लेंगे तब भी वैल्यू 7 ही आएगी, क्योंकि ग्रेट इंटीजर क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। तो अगर इसको डिफाइन करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n+1 वेयर n इज एनी इंटीजर। तो x की वैल्यू fx की वैल्यू क्या होगी n, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल रहा है हमें n मिल रहा है। अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें, व्हेन x लाइज बिटवीन -n+1 एंड -n, तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो एज इट इज आ जाएगी, और अगर इनके बीच में लाई कर रही है तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -n+1 होगा। अगर आप चाहें तो इसमें n की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करके देख सकते हैं, तो वहां से वो, जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे x को -1 पुट किया, x को 1 पुट किया, x को 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, ये -1, तो -2 और -1 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या वैल्यू आएगी -2। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ किस तरह से बनेगा। अब जैसे हमने कहा कि जब भी वैल्यू दो इंटीजर के बीच में लाई करेगी तो वैल्यू सेम रहेगी, यानी जो fx है वो सेम रहेगा। जैसे हमने कहा x 1 और 2 के बीच में लाई करता है तो fx की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी जब तक कि वो 2 पर नहीं पहुंचते। 2 पर जैसे पहुंचेंगे तो fx की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसी तरह अगर 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी जब तक 1 पर नहीं पहुंचते। 1 पर पहुंचेंगे तो fx की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। जैसे हमने कहा x 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो fx की वैल्यू क्या होगी 0, fx का मतलब y की वैल्यू 0 f एक्सिस पे होती है तो वैल्यू क्या हो गई 0। ये मैंने एक सर्किल का बनाया है, इसका मतलब हमने 1 को ओमिट किया है, 1 पॉइंट नहीं लिया हमने यहाँ पे। तो जैसे ही 1 पे पहुंचेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 1 और 2 के बीच में देखें अब इस तरह से 1 और 2 के बीच में रहेंगे तो fx की वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये क्या हो गया fx इक्वल्स टू 1, ये 2 यहाँ पे ओमिट किया है। जैसे ही 2 पे पहुंचेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह 2 और 3 के बीच में वैल्यू 2 रहेगी। 3 पे जैसे पहुंचेंगे तो वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 और 4 के बीच में वैल्यू 3 रहेगी। अब बात करते हैं नेगेटिव की। जैसे हम -1 और 0 के बीच में रहेंगे, x -1 और 0 के बीच में है तो इसका मतलब fx की वैल्यू क्या होगी -1, क्योंकि ग्रेट इंटीजर क्या मिल रहा है -1। यहाँ पे मैंने 0 को मिट किया है कि 0 पे वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरह जब -2 और -1 के बीच में रहेंगे तो वैल्यू क्या होगी -2। जब -3 और -2 के बीच में करेंगे तो वैल्यू क्या होगी -3। तो जो इस तरह का ग्राफ होता है ग्रेट इंटीजर, ये स्टेयर की फॉर्म में आता है। अब देख सकते हैं जो ग्राफ है वो स्टेयर की फॉर्म में है। अब नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है fx इक्वल टू 1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0 एंड -1 when x is less than 0। तो सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए fx की वैल्यू 1 होती है, 0 पर fx की वैल्यू 0 होती है, और सभी नेगेटिव इंटीजर्स के लिए fx की वैल्यू -1 होती है। fx मीन्स y का लोग लेते हैं हम fx को। तो देख सकते हैं when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हो गया 0 0, x पर y की वैल्यू 0 है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे मैंने ओमिट किया इसको क्योंकि 0 पे तो वैल्यू 0 आ गई। जब हम पॉजिटिव लेंगे x को तो y की वैल्यू क्या होगी +1। ये y इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो x कोई भी पॉजिटिव नंबर हो ये वैल्यू हमेशा +1 रहेगी। जब x को नेगेटिव लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा y की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये हमने यहाँ पे ओमिट कर दिया इसको, ये वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। तो इस तरह से हम सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा। ये जो फंक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तो फिलहाल हम इनका ग्राफ पढ़ रहे हैं या इनको डिफाइन कर रहे हैं 12th में या आने वाली क्लासेज में। इनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, तो इसलिए इनका जो बेसिक है फंक्शंस का वो हमें क्लियर हो जाना चाहिए, वो हमें समझ में आ जाए कि फंक्शन एक्चुअल में होते क्या हैं, किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है,
क्या इनका डोमेन होता है, क्या इनकी रेंज होती है, क्या कोडोमेन होता है, क्या इनका ग्राफ होता है। तो अगर हमें ये चीजें समझ में आ जाए, ये बेसिक समझ में आ जाए, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में हम पढ़ते हैं कि जो हमारे बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब हम फंक्शंस में किस तरह से अप्लाई करते हैं, कैसे हम दो फंक्शंस को ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, वही सब हम इसमें पढ़ेंगे। लेट f and g are two functions defined from x to r where x is a subset of r. Then sum of two functions f plus g defined from x to r is such that f plus gx is equal to fx plus gx. Similarly, f minus g from x to r is such that f minus gx equals to fx minus gx. f into g from x to r is such that f into gx is equal to fx into gx. f upon g from x to r is such that f upon gx is equal to fx upon gx, where gx is non-zero. देखो, जब हम फंक्शंस को ऐड करते हैं तो वो उसी फॉर्म में, उसी सीक्वेंस में उसको ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, fx प्लस gx। सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी fx माइनस gx एज इट इज आ जाता है। मल्टीप्लाई करने में भी fx इंटू gx, और जब डिवाइड करते हैं fx अपॉन gx। ये gx नॉन जीरो होता है, क्योंकि अगर gx जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, तो इसलिए जीरो नहीं होता ये। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, वेयर f and g आर डिफाइंड ऑन x to r. Then sum of functions f plus g into x equals to fx plus gx। इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे, ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x, और ये प्लस हो जाएगा प्लस 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। और जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये आ जाएगा। तो जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं फंक्शंस में, तो डायरेक्ट जिस फॉर्म में जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट उसी फॉर्म में हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं फंक्शन के लिए। तो आई होप कि आपको ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट, उसके टाइप्स, ग्राफ, ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल सकें। थैंक यू।